मुझे ये स्पष्ट समझ में आता है कि उसकी हत्या की गई है, भले ही पुलिस जो भी कहानी बना रही हो और मुझे जो भी समझा रही हो, लेकिन मुझे पूरा शक नहीं, मुझे विश्वास है कि उसकी हत्या की गई है, जिसके आधार पर एफआईआर बनती है। आज वकील, आपने जो लिखित में दिया है, पुलिस प्रशासन को इसमें एफआईआर दर्ज करना चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर, 302 का मुकदमा बनता है। 302 का मुकदमा वकील साहब ने पूरी अपनी अर्जी दे रखी है दिल्ली पुलिस के सामने, फैमिली को साथ में लेके। अभी तक दोस्तों एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनता जनार्दन में। और इस वक्त हम मौजूद है दक्षिणी दिल्ली में, और दक्षिणी दिल्ली में एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है दोस्तों। और पुनः वही दिल्ली पुलिस की शिकायत, और शिकायत किस विषय पे? जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इनका जवान बेटा दोस्तों खत्म हो चुका है। और जवान बेटा, कमाने वाला बच्चा, शादीशुदा बच्चा, और वो भी शादी को सिर्फ 1 साल भी नहीं पूर्ण हुआ है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लाखों कमाने वाला जब लड़का आपके घर में अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी बिताते हुए चल रहा हो, और एकाएक गांव इनका गया है, बिहार से आए हैं दोस्तों। जानकारी के लिए थोड़ा सा बताता हूं वृतांत के संबंध में। वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस व्यक्तित्व के केस लड़ रहे हैं, और पीड़ित के पिताजी हमारे साथ मौजूद है। दुख के साथ ये सिचुएशन को और ये केस स्टडी करने के बाद मुझे लगता है कि जनता जनार्दन चैनल के माध्यम से इनकी आवाज को उठानी चाहिए। और सभी पत्रकार बंधुओं को मैं आह्वान भी करूंगा कि इस केस में आप लोग संज्ञान लें, और संज्ञान लेते के साथ ही इस केस को आप लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अंकल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मैं करता हूं जनता जनार्दन चैनल में। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जिस प्रकार से आपने बैक स्टेज मेरे साथ बात करी है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप पूर्णतः जिस तरीके से वृतांत हुआ है, जहां से कहानी ये शुरू हुई है, अपने बच्चे के संबंध में थोड़ा सा बताएं। आप कहाँ से हैं अंकल जी? पहले तो मैं गया बिहार से हूँ। गया बिहार से हैं। क्या नाम था आपका बेटे का? बेटे का सत्यव्रत नाम था, सत्यव्रत सिंह। ये क्या घटना है, आप आपके बेटे के संबंध में बताएं। कितने वर्षों से आप सत्यव्रत जो है दिल्ली में थे? सत्यव्रत दिल्ली में कम से कम 8-9 साल से। 9 साल से। क्या काम करते थे? काम क्या था उनका? पहले इंडसइंड बैंक में था वो, अब उसके बाद उसने कोटक लाइफ ज्वाइन कर रखा था। ओके। और मतलब अभी 8-9 महीने पहले उसकी शादी हुई। 9 महीने पहले शादी हुई। शादी कहाँ की शादी रही? ये गांव में शादी हुई या दिल्ली में शादी हुई? नहीं, एक्चुअली लड़की वाले लोग दिल्ली में के रहने वाले हैं, और ओरिजिनली शायद ये लोग बिजनौर डिस्ट्रिक्ट जिले के, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश बिजनौर से पीछे से आते हैं, और दिल्ली में ये लोग जैसा कि बताया हो लड़की के फादर ने कि वो MTNL में से रिटायर हुए। क्या नाम है लड़के का? नाम जो उनके पिताजी का? राम अवतार सिंह। राम अवतार सिंह। अच्छा, उनकी बेटी का नाम जो आपकी जो बहू है? स्वाति राजपूत। स्वाति राजपूत जो आपकी बहू है, वो क्या काम करती है? वो मारुति सुजुकी में डिप्टी लीगल मैनेजर है। अच्छा, तो शादी से आप गांव से, आपके फैमिली वाले, आप पापा हैं, मम्मी, आप लोग खुश थे? शादी कैसे हुई? आपकी निगरानी में, आप लोगों की जानकारी में ये शादी हुई? मतलब दिखाया तो यही गया, लेकिन जब बात करने के लिए स्वाति के फादर आए थे गया मेरे पास शादी के लिए, उन्होंने कहा कि मैंने ये जीवनसाथी.com पे मैंने बच्चे की प्रोफाइल डाल रखी थी, और इन्होंने कहा मैं उसको देख के आया हूँ। लेकिन उनकी बात से ये लग रहा था कि मतलब ये लड़का और लड़की शायद एक दूसरे को जानते हैं, और मतलब ये इस तरीके की बात कर रहे थे। आप लोगों ने जजमेंट किया? हाँ, मतलब वो उनकी बातों से ऐसा लगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, जैसे भी है। तो क्या आप लोगों ने फाइनली रजामंदी से ये शादी करवा दी? हाँ, फिर रजामंदी से शादी हुई, और गया में ही हुई। अच्छा, गांव में ये लोग गए थे दिल्ली? हाँ, गया गांव नहीं, मतलब गया शहर जो है बिहार में, और वहीं से शादी। ये दिल्ली से ये लोग गए थे, लगभग 65-66 लोग गए। इन लोगों का सारी व्यवस्था भी मैंने ही की थी, सारा अरेंजमेंट मैंने किया था शादी का। शादी सकुशल निपट गया था? हाँ, सब कुछ अच्छे से निपट गया। ये फिर जो कैसे उनका, आप मेन पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। शादी तक का सफर आप लोगों को पता चल ही गया होगा, लगभग मोटा मोटी तौर पर ठीक ठाक ही निपट गया शादी। अच्छा, शादी के बाद वो लोग कहाँ रहने लगे? शादी के बाद ये लोग बसंत कुंज में जो इन्होंने एक फ्लैट ले लिया था, ये
मतलब बेटे ने और बहू ने। अच्छा, बहू भी वर्किंग है? हाँ, बहू बताया, क्या जो मैंने करती है? बताया ना कि वो मारुति सुजुकी में डिप्टी मैनेजर लीगल है। लीगल मैनेजर है, राइट, ठीक है। अच्छा, तो वो जीवन यापन करने लगे। शादी की, शादी कौन सी डेट को, कब, कौन सी ईयर को? 5 दिसंबर 21 को शादी हुई। 5 दिसंबर 2021 को शादी हुई थी। लड़के का देहांत का समय बताएं। जो हम मुझे जब सूचना दी गई है तो वो 21 अगस्त मतलब 2022 को मुझे शाम को ये मेरे अन्य रिश्तेदारों से सूचना मिली, उन्होंने सूचना नहीं दी कि लड़का नहीं है अब। हाँ कि लड़का नहीं है। उन्होंने अभी तक मुझे सूचना नहीं दी, ना ही पुलिस ने सूचना दी। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है, सूचना इनको बहू के घर वालों की तरफ से नहीं मिली। यहाँ पे एक पॉइंट आप समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ गच्चा है। दूसरी ओर चलते हैं और विषय को थोड़ा सा गहनता से समझते हैं। ये जो बीच का गैप रहा, दिसंबर 5 से शादी और 21 तारीख अगस्त 2022, इस बीच में साल भर तो पूरा हुआ नहीं। अच्छा, फिर हुआ क्या, कैसे रह रहे थे अंकल जी? बीच में कुछ पता चली हो, लड़ाई हो रही हो, बीच में झगड़े हो रहे हो, उनकी गृहस्थी सही ना चल रहा हो, ऐसा कुछ खबर मिल रही थी आपको? ऐसे मतलब ऐसी कोई बात बताते हैं, लड़की कभी भी हम लोगों को और शादी के बाद माँ बाप समझना तो दूर, उसने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की हैसियत से भी कभी मतलब वो मिलती नहीं थी। मतलब अनकर्टियस थी, मतलब एक तरीके से ये कहा अच्छा, जाए ना कभी फोन कॉल, ना कोई हाँ, कुछ, ना कोई कुछ। इस बात के लिए मैं उसको तो बोल नहीं, हम लोग तो बोल नहीं सकते थे। अपने बेटे को बोलते थे कि भाई बहू सीखेगी कुछ, क्योंकि वो इकलौता बेटा था, ये इकलौती बहू थी। तो मतलब बहुत मतलब इसके लिए डांट सुन जाता था बच्चा, और तब कभी कभी अपने फोन से बात करा देता था, ये भी कभी कभार फोन कर देती थी। मेरा ख्याल से इस 8-9 महीने में पता नहीं, ध्यान इतना तो कंफर्म मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत कम बातें हुई मतलब बहू से। हाँ, बेटे से रोज बात होती थी लगभग। अच्छा, तो आपके घर में और कौन है फैमिली मेंबर जो है? फैमिली मेंबर के नाम पे यही इकलौता बेटा और बहू थी, और मतलब मैं और भाई। नहीं, आपके और कितने बच्चे हैं? ये तो एक लड़का है और बेटी है। बेटी है। उन लोगों से बातचीत होती थी कैसे भी करके? हाँ, नहीं। बात होती थी, लेकिन बेटा जो है चीजों को हम लोगों के सामने एक्सपोज नहीं करता था, क्योंकि उसके इन लोगों के बीच में माहौल खराब था। कभी कभार गुस्से में अपनी माँ से वो बोलता था कि माँ तंग आ गया हूँ, मैं डाइवोर्स ले लेता हूँ। तो फिर मतलब उसको डांट पड़ती थी कि मतलब मतलब ये क्या, मतलब गुड्डे गुड्डी का खेल है कि आज शादी करो कल तलाक ले लो, मतलब ये क्या समझ रखा तुमने घर को। तो फिर वो हंसने लगता था, बोलता था कि अरे मैं मजाक कर रहा था। लेकिन ऐसी कई बातें आई, और तो जब सूचना मिली डेथ की, अब उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, हाँ जी, पोस्टमार्टम क्या रिपोर्ट। निकला उसमें? अब जैसा कि पुलिस वाले लोग बता रहे हैं कि मतलब वो सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो दिखा रहे हैं कि मतलब वो हैंग कर लिया उसने अपने आप को। पुलिस वालों की कार्रवाई कहाँ तक चली? अब पुलिस वालों की कार्रवाई अब क्या अच्छा, बताऊं आप ये बता दीजिए, मैं थोड़ा सा अभी अंकल जी ने जो भी जैसे भी बताया, अंकल जी आप क्या सेटिस्फाइड हैं? आपको लगता है कि आपके बेटे ने सुसाइड करी है, जो जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो भी है? वो इतना कमजोर बच्चा नहीं था कि वो सुसाइड कर ले। तो पुलिस वालों का क्या मानना है? यही मानना है और क्या? पुलिस वालों का कहना है, पुलिस वाले बार बार इसी चीज पे दे रहे हैं कि वो इमोशनल होकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया। मतलब मेरा मन हो जाएगा कि मैं अभी लटक गया हूँ, ये मानने की बात है। और जिस जगह पे वो दिखा रहे हैं उस जगह पे वो बच्चे की हाइट, मतलब नीचे बेड है, उस पर अगर वो खड़ा हो जाए, 6 फीट 1 इंच का बच्चा था, वो पंखे की कह रहा है कि इस पंखे से लटक गया था, और पंखे से अगर वो खड़ा हो जाए उस पर, तो पंखे से मुश्किल से 5-6 इंच का गैप बचता है उसका, अगर खड़ा हो जाता तो सिर से। तो आप नहीं मानते हैं कि मेरा बेटा जो है? नहीं, मुझे ये स्पष्ट समझ में आता है कि उसकी हत्या की गई है, भले ही पुलिस जो भी कहानी बना रही हो और मुझे जो भी समझा रही हो, लेकिन मुझे पूरा शक नहीं, मुझे विश्वास है कि उसकी हत्या की गई है। और उसके मतलब तो आपने मतलब ये लोकल में जब आप गया से अब दिल्ली आए हैं, तो आप उन संबंधित पुलिस कर्मियों से बात करी, आईओ जो हैं और क्या नाम है एसएचओ जो हैं उस थाने के संबंधित, और जो लोग हैं आसपास के विटनेस, तमाम सारे व्यक्तित्व हैं? क्या लगता है, सारा आपने बातचीत करी हो, ये गोल गच्चा है, इसको घुमाया जा रहा है, या वाकई आपने आपके जो बेटे ने सुसाइड करी है?
अब मैं मतलब आपका इसमें गट फीलिंग क्या कह रही है, क्योंकि आप तो थे नहीं ऑब्वियसली। सुसाइड तो मुझे नहीं समझ में आता है, और पुलिस सीधा सीधा इसको सुसाइड ही समझाना, जो आईओ हैं वो यही समझाना चाहते क्या हैं। नाम है आयु का? वो उस समय थे, अभी तो कल चेंज हुए, उस समय जो आईओ थे वो मिस्टर रितेश कुमार थे, एएसआई। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा अब दूसरे एंगल के और जाना चाह रहा हूँ। पिताजी से मैंने इसीलिए बात कराई है क्योंकि पारिवारिक और संबंधित व्यक्तित्व हैं, गया से आए हैं, और जिस बच्चे का देहांत हो और इस प्रकार से एक कॉन्फिडेंस लड़का जो कि लाखों कमाने वाला व्यक्तित्व, अच्छी खासी शादी, और फिर जिस तरीके से इन्होंने आके देखते हैं कि भाई अपना बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता, वो सुसाइड कर दे। अब एक और पहलू, कानूनी पहलू के ऊपर मैं जाना चाहता हूँ। जो वकील साहब है जो इस केस को अभी तर्जमा कर रहे हैं, जिस विषय कोण को यानी कि बिंदुओं के ऊपर जिन्होंने तर्जमा किया है, उनका पक्ष लेना जरूरी है और उनसे समझना जरूरी है कि एक केस में कितनी सच्चाई और कितनी गहराई है। कहना चाहूंगा कि लड़के का रिजर्वेशन और मतलब हम प्रेशर देने पे, हमारे यहाँ हरितालिका तीज एक वो लेडीज का बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है, तो बुलाया गया था कि ले आओ भाई, वो इधर की लड़की है, उसको तरीके नहीं मालूम होंगे, लेके उसको आओ उसको, ताकि हम यहाँ कैसे किया जाता है इसके लिए बुलाओ। 28 तारीख का उसका रिजर्वेशन था यहाँ से हावड़ा राजधानी में दोनों का। 29 को गया पहुंचना था, 30 को उसको मतलब तीज व्रत करना था, और 31 को वापस आने का टिकट था उन लोगों का, और उसके पहले ये घटना घट गई। घटना की रात में उसका साला और उसका मेरा साला ही सिर्फ उसके साथ था, और उसकी वाइफ बोलती है कि मैं मायके चली गई थी दोपहर में। अब मतलब मैं क्या बोलूं इस मामले में। मैं वही कह रहा हूँ। चलिए अंकल जी से तो बात हुई है, अब वकील साहब से बात कर लेते हैं। केस पेचीदा हो चुका है, एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, ये क्या हो रहा है? दिल्ली में दिल्ली पुलिस के ऊपर पुनः सवाल उठ रहा है। वकील साहब अब पूरा ब्यौरा देंगे आप लोगों को। दिल्ली में बसंत कुंज स्थित एक फ्लैट में एक व्यक्तित्व जो कि लाखों कमाने वाला व्यक्तित्व, अच्छी खासी शादी करके गृहस्थी चलाने वाला व्यक्तित्व, इकाई की सुसाइड करने का जो विषय है वो कुछ हजम नहीं हो रहा है। जो यहाँ पे माहौल देख के, जो सिचुएशन देख के जो समझ में आ रही है वो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। अब दूसरे और समझते हैं, दूसरे तरीके से समझते हैं। जी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा सोनू सिंह है। सोनू सिंह जी, आप वकील हैं, कहाँ प्रैक्टिस? मैं साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ जी, और चैम्बर मेरा 349 है जी। ये केस स्टडी के ऊपर आपको जब हायर किया गया है, आप ये केस स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा सा शुरू से खासकर मैं, क्योंकि देखो इमोशनल पॉइंट तो पापा जी ने बता ही दिया है, अब आप वहीं से ही आगे की कार्रवाई कहाँ पहुंची, किस तरीके से आप कहाँ गए, तर्जमा कितना करा, क्या कुछ हुआ, और पुलिस वालों का सपोर्ट क्या रह रहा है आपको? मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जो घटना हुई है मैं पहले उसके बारे में बताऊंगा। जिस रात की ये घटना है, उस रात को सत्यव्रत सिंह, उसका सौला गौरव राजपूत और उनका ममेरा भाई, गौरव राजपूत का ममेरा भाई, इन्होंने रात को पार्टी करी है। रात को उनके कहने के मुताबिक उन्होंने 3:30 बजे तक रात को पार्टी करी है। फिर उसके बाद वो सब अपने कमरे में सोने चले गए हैं। ये गौरव राजपूत और उनका ममेरा भाई सुबह उठते हैं 12:30 बजे करीबन। ये जब उठते हैं तब ये देखते हैं कि सत्यव्रत सिंह का कमरा का गेट खुला हुआ है और वो फांसी के फंदे पे लटका हुआ है पंखे पे। जी। ये लोग उसे उतारते हैं, ना तो उसकी कोई फोटो खींचते हैं, ना तो किसी आस पड़ोसी को बताते हैं, ना ही किसी 100 नंबर पे फोन करते हैं। ये उसकी बॉडी को नीचे उतारते हैं। घर में 2 गाड़ी रहने के बावजूद भी ये लोग एम्बुलेंस को फोन करते हैं और एम्बुलेंस 3 घंटे के बाद स्पाइन हॉस्पिटल वसंत कुंज पहुंचती है। और ना तो इन्होंने उस टाइम पे किसी 100 नंबर पे फोन करा, ना ही किसी आस पड़ोसी आदमी को बताया है। स्पाइन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब वहाँ के डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया है, तो स्पाइन हॉस्पिटल ने पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दी है कि ऐसे ऐसे वसंत कुंज का एक मैटर आया है, और फिर वहाँ से वो लोग सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए थे। एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक चीज करना, अगर पत्नी यहाँ पे थी नहीं उस रात को, चचेरा ममेरा भाई कोई भी है, घर में एक डेथ हो गई है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर डेथ केस है तो आप पुलिस वालों को फोन करोगे 100 नंबर। जी बिल्कुल। 100 नंबर कॉल आप कह रहे हैं कि स्पाइन हॉस्पिटल वालों ने पुलिस वालों को दिया है जी, इनने अपने तरफ से नहीं किया है, कोई कॉल। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं जी। और घर से जो स्पाइन हॉस्पिटल की दूरी है वो लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी है।
और जो 12:30 और बजे बताते इनने हैं, बताया था कि 2 गाड़ी उनकी पर्सनल थी, पर्सनल खुद घर में थी मौजूद, एम्बुलेंस को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं थी बिल्कुल भी। बिल्कुल, ठीक और है। 3 घंटे के बाद स्पाइन हॉस्पिटल पहुंचते हैं एम्बुलेंस में। क्या उस टाइम पे जान तो बची तो नहीं थी कि नहीं, मतलब क्या? स्पाइन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने डेथ डिक्लेयर कर दिया था। क्या लगता है आपके मन में आज वकील, क्या क्या पॉइंट आपको लगता है कि इसमें जो षड्यंत्र अंकल जो कह रहे हैं कि इसमें मेरे को नहीं लग रहा है कि वो हैंगिंग टू मतलब जो सुसाइड केस नहीं है, तो आप ये परिस्थितियों को देख के आपके मन में क्या लगता है कि ये सही में मर्डर केस का एंगल लग रहा है, कॉन्स्पिरेसी है इसमें, मिस्ट्री है, क्या लगता है आप बताएंगे कुछ बिंदुओं कॉन्स्पिरेसी के और बारे मिस्ट्री बहुत सारी है। में? क्यों? बताएं, कुछ बिंदु में बताएं। जिस मात्रा में उन्होंने दारू पी, वो कभी इस मात्रा में कभी दारू नहीं पीते। ठीक। दारू पीने के बाद में कभी भी आदमी अपने आप को लटका नहीं सकता। इतनी दूसरा। दारू पीने के बाद कभी भी गेट खोल के सुसाइड नहीं करेगा, ठीक है। और जो जिस पंखे से लटकाया गया, जो सत्यव्रत सिंह की जो हाइट है वो 6 फुट 1 इंच बताई गई है, और जो पंखे की हाइट है बेड पे खड़े होने के बाद सिर्फ 5 या 6 इंच बच जाती है, जिससे कि आदमी अपने आप को फांसी पर नहीं लटका सकता है। और 6 फुट का लड़का है तो लगभग 80-85 किलो का होगा, बिल्कुल। तो वो पंखा भी शायद, और ना ही ऐसा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस था कि जिसकी वजह से वो सुसाइड करे। मैं बार बार ही तो कह रहा हूँ क्योंकि जब कॉर्पोरेट में इतने अच्छे लेवल में तो लाखों कमाते ना ही होंगे। कोई फैमिली प्रेशर, ना ही फैमिली की तरफ से, और करंट में ही उनका भी जस्ट करंट में अभी प्रमोशन हुआ था, वो ऑल इंडिया हेड बन के जापान जाने वाले थे। दोस्तों मेरे को तो अब आज पत्रकारिता मैं करता हूं तो चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को सच्चाई की ओर ले जाऊंगा। अभी जो मेन ट्रायंगल आ रहा है यहाँ पर, आप घर वालों की बात आ गई, आप भी इन्वॉल्व हो चुके हो, आपको कहाँ पर अड़चन आ रही है जो कि आप अपने केस को सही तरीके से सुचारू रूप से आगे ले जा नहीं पा रहे हो, इसमें कानून प्रशासन आपको कितनी मदद कर रही है? और जो भी डेथ के बाद इनका पोस्टमार्टम हुआ सदर्न ट्रॉमा सेंटर में, सदर्न ट्रॉमा सेंटर में पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी के साथ गया बिहार, उनकी लड़की की फैमिली की तरफ से उनके साथ कोई भी नहीं गया, बल्कि सत्यव्रत सिंह की पत्नी भी साथ में नहीं गई क्रिमिनेशन के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल सारे हैं। अब जब आप पुलिस वालों को लेके तफ्तीश कर रहे हैं, जा रहे हैं, तर्जमा कर रहे हैं, आपको सबूत इकट्ठे करने होंगे केस आगे प्रोसीडिंग बढ़ाने के लिए, तो क्या सपोर्ट मिल रहा है और क्या हो रहा है, क्या हुआ नहीं और क्या होना चाहिए था केस आगे प्रोसीडिंग के लिए? इसमें कंप्लेंट हमने दे दी है, पर अब तक इस केस में कितने दिन पहले कंप्लेंट दिया था? सर कंप्लेंट हमने दी है 7 सितंबर को हमने कंप्लेंट दी है इसमें। 7 सितंबर को आपने कंप्लेंट दी है। आज की डेट क्या है? आज आपकी 11 7, 8, 9, 10, 11 एफआईआर हो गई? एफआईआर नहीं हुई सर इसमें अभी। क्या एफआईआर नहीं हुई इसमें अभी? और एक बार सुनना चाहूंगा। एफआईआर इसमें नहीं दर्ज की गई सुन है। लीजिए एक बार, इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर क्या आप रजिस्टर करने के लिए लिखे रहे हैं उस एप्लीकेशन में, किस संबंध को लेके? ये हमने सारे पॉइंट्स उसमें क्लियर करे हैं, और हमने जो भी शक था, जिस पे शक था, वो हमने सब चीजें इसमें मेंशन करी हुई हैं, जिसके आधार पर एफआईआर बनती है। आज वकील आपने जो लिखित में दिया है, पुलिस प्रशासन को इसमें एफआईआर दर्ज करना चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर। 302 का मुकदमा बनता है। 302 का मुकदमा वकील साहब ने पूरी अपनी अर्जी दे रखी है दिल्ली पुलिस के सामने, फैमिली को साथ में लेके। अभी तक दोस्तों एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, और ना ही लड़की पक्ष की तरफ से ना ही किसी की इंक्वायरी की है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन की है, ना ही किसी की सीडीआर वगैरह ली है, ना ही जिस फ्लैट में रहते थे ये लोग उसके किसी भी सीसीटीवी फुटेज का कोई भी मतलब वीडियो अब तक इन्होंने नहीं निकाला है। और मतलब इन्वेस्टिगेशन अब तक जीरो है पुलिस प्रशासन की तरफ से। पुलिस प्रशासन की ओर से ये चीजें नहीं हुई है कुछ भी। और आगे के लिए आप कैसे चाहते हैं, क्या होना चाहिए इसमें? डीसीपी, एससीपी, एसएचओ हाई लेवल में कहाँ तक बात पहुंची और क्या उनसे रिस्पॉन्स आ रहा है? हमने डीसीपी कंसर्न वसंत बिहार को भी इंफॉर्मेशन दे दी है जी, और बाय हैंड उन्हें कंप्लेंट हैंड ओवर करी है, और बाकी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है हमसे कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और इसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए उन्होंने कहा है। हो गया क्या? नहीं, अभी हुई नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है बस। तो क्या चाहते हैं फाइनली? अब मेरे को तो यहाँ तक तो मुझे तो इसमें कोई समाधान अभी तक तो नहीं दिखा ना। परिवार पक्ष जो है वो शांति, अपने दिल में शांति तो होनी नहीं है, दुख तो हो चुका है, लड़का जा चुका है, मगर जहाँ तक न्याय की बात है दोस्तों, वकील साहब आ चुके हैं। पुलिस वालों का रवैया और जितना इन्वेस्टिगेशन उनने करा, जितना काम किया, क्या आप लोग खुश हैं? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। जितना होना चाहिए था कि केस में कॉन्स्पिरेसी केस ऐसा लग रहा है, मिस्ट्री टाइप की कुछ है इसमें गड़बड़ जी, तो लगता है काम सही हुआ है? नहीं, पुलिस वाले बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहे हैं इसमें।
वो सिर्फ मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, घर वालों को अंकल जी घुमाने क्या की कोशिश। चाहते हैं आप, फिर क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि इसके इंक्वायरी हो प्रॉपर तरीके से, और मतलब एफआईआर दर्ज करके मतलब उनके विरुद्ध कार्रवाई और इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी हो। शक शक तो उसका मतलब जो हमारे अपने पता करने से जो मालूम हुआ कि उसके साथ उसका मामा का लड़का, उसकी वाइफ का ममेरा भाई और सगा भाई, यही दोनों उसके साथ थे। और लड़की दोपहर को हमेशा ऐसे जाती थी, लेकिन उस दिन जो है एक बड़ा बैग लेके अपने मायके चली गई। अब मुद्दा ये है कि मैं पहली बात तो कि वो लड़का आत्महत्या कर नहीं सकता था सर, इस परिस्थितियां भी नहीं शो कर रही हैं। परिवार वालों ने मिलजुल के मुझे पूरा शक है इसी पर। सारा मिलजुला के। वकील साहब आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है? मोटा मोटी एक आइडिया दे देते हैं, तो दर्शक देख रहे हैं ना, इनको एक आइडिया दे लेते हैं। देखिए मूल का कारण है कि एक लड़का अक्यूज है जो कि उसका देहांत हो चुका है, परिवार के लोग यहाँ पे थे नहीं, लड़के के साथ कोई भी इंटीमेट रिलेशनशिप में भी नहीं थे। बीते रात को पार्टी वार्टी करके उसको मारा गया या खुद डेथ हो, वो समझ में भी नहीं आ रहा है। वकील साहब के कारण जो है वो बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ है, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ है। तो कुल मिला के लगभग ना के बराबर में केस को गोल गच्चा कर दिया जा रहा है, ऐसा मेरे को जो फील हो रहा है। जी ऐसे ही है अभी। और फाइनली फिर क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं इसमें यही एक रिक्वेस्ट है कि इसमें एफआईआर दर्ज हो, जो भी अक्यूज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तरीके से की जाए पुलिस वालों की तरफ से। दोस्तों ये एक संगीन मामला और एक केस के ऊपर हमने आपको अवगत कराने की कोशिश की। आप लोग जुड़े रहिए, इस केस में और आपको अपडेट देंगे, गहनता से बातचीत करेंगे। अभी तो मात्र इन्हीं से बात हुई है, इकाई के इनका फोन आया तो हमने केस स्टडी करके जो भी आपके पास बात थी हमने आपको बताया। ठीक 1-2 दिन के अंदर आज हमने ये आपको दिखा रहे, कल आपको ये वीडियो हम प्रस्तुत करेंगे। वीडियो को देख के आप लोग आप अपना कीमती मत और कमेंट करना ना भूलिएगा। दिल्ली पुलिस के ऊपर जो सवालिया निशान बार बार उठाया जा रहा है, दिल्ली में कानून व्यवस्था के ऊपर जिस प्रकार से लोग यहाँ पर तरसते हैं कि ठीक समय पर, उचित समय पर प्रॉपर तरीके से एफआईआर दर्ज हो, इन्वेस्टिगेशन हो, वो दिल्ली पुलिस के माध्यम से किया नहीं जाता है और केस को बारंबार कमजोर करते हुए दिखाई देते हैं। तो पुनः हम दुखी हैं और हम चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस की ओर से प्रॉपर इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, एफआईआर दर्ज हो और पीड़ित को न्याय मिले। पीड़ित परिवार जो है, बुजुर्ग हैं, इनका कमाने वाला बच्चा जब घर से चला जाता है दोस्तों, आप समझ पाएंगे कितना दुख होता होगा। जुड़े रहिए, इस केस में और अपडेट के साथ आपको अवगत करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, धन्यवाद।